नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हम जिलों की सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज धौलपुर और करौली की। पहले धौलपुर की बात करेंगे, फिर करेंगे करौली की। धौलपुर काफी महत्वपूर्ण है। धौलपुर कभी और करौली दोनों ही कभी डकैतों की दहाड़ की गूंज हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट देखा जाना चाहिए वैसा डेवलपमेंट दोनों ही जगह नहीं दिखाई दे रहा है। चंबल के किनारे बसे हैं और चंबल की गूंज फिलहाल तो पॉलिटिशियंस की दिखाई दे रही है। कई सीटें बड़ी रोचक मुकाबले में हैं। धौलपुर में 4 सीटें और चारों सीटें की अगर हम बात करें तो 2013 में इन सीटों पर अलग अलग रहा। पहले धौलपुर से बीएसपी, लेकिन उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ, क्योंकि वहां से बीएल कुशवाहा चुनाव जीते थे और कुशवाहा किसी मामले में जेल में चले गए और उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। उनकी पत्नी ने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में वो भाजपा को अच्छी जीत दिलाई वहां से। तो ये वहां की अगर बात करें तो वो रही है 2 सीट। एक राजाखेड़ा प्रद्युमन सिंह जीते और बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा जीते। बसेड़ी की सीट बीजेपी के खाते में रही। यानी कि अगर पूरे जिलों की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो धौलपुर ऐसा जिला रहा जिसमें भाजपा कमजोर कही जा सकती है। वजह जो भी रही हो, लेकिन 4 में से महज 1 सीट जीत पाई। बाई इलेक्शन में बात सही है कि शोभा रानी कुशवाहा, जो बीएल कुशवाहा की पत्नी है, वो भाजपा का दामन थामा उन्होंने और जीत हासिल की। एक बार फिर वो अपना भाग्य आजमा रही है। मैं चारों सीटों पर चर्चा करूंगा आपके सामने। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। विष्णु कुलवाल साहब बीएसपी के राजस्थान के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। दीक्षा खंडेलवाल भाजपा से हमारे साथ हैं। ललिता मेहरवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। एक बार मैं मजमून धौलपुर का दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। धौलपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राजनीतिक दलों ने 2018 विधानसभा के चुनावी रण में धौलपुर की 4 सीटों पर किन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए और कौन आमने सामने चुनावी जंग में है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से धौलपुर शहर और बाड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। वहीं बसेड़ी में चतुष्कोणीय मुकाबला है। धौलपुर और बाड़ी में बसपा का प्रभाव काफी रहा है, इसलिए वे बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौती है। बसेड़ी में निर्दलीय सुखराम कोली भाजपा से भी विधायक रहे हैं और निर्दलीय खड़े होने से सीधा नुकसान भाजपा को हो सकता है। 2013 में धौलपुर सीट से बसपा के टिकट पर बीएल कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, जो कि इस समय हत्या के मामले में जेल में बंद हैं। धौलपुर में 2008 के चुनाव हो या फिर 2013 के, बसपा ने भी यहां सीट फतेह की है। कुल मिलाकर धौलपुर में चुनाव की तस्वीर काफी रोचक होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, तस्वीर आपने देखी। 4 विधानसभा सीटें हैं। 2 पे 2013 में कांग्रेस का कब्जा रहा, 1 पे बीजेपी और 1 पे बीएसपी। अभी हर सीट बड़ी रोचक है। सही कहा हमारे मजमून ने कि बड़ी रोचक है। आप चाहे धौलपुर की बात करिए, जीजा और साली में टक्कर है। वहां से जो कैंडिडेट हैं भी शोभा रानी कुशवाहा, उनके सामने डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जो है उनके बहनों ही हैं, तो जीजा साली की टक्कर है। लेकिन यहां पे चतुष्कोणीय मुकाबले के लिए लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला ही है। वहां बीएसपी के किशन चंद शर्मा जो हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं। चले, मैं एक बार धौलपुर को लेकर के प्रत्याशी क्या दावे करते हैं वो सुनाऊंगा और उसके बाद हम धौलपुर पे वापस लौटेंगे। की पूरी भरपूर मदद और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगी और एक सैनिक की तरह हमेशा उनके साथ रहूंगी और जो भी उनकी जरूरतें होंगी मैं उनकी पूरी करूंगी। सभी वर्गों को साथ में लेके चलूंगा, सभी के लिए सहयोग करूंगा और जो भी धौलपुर की समस्या होंगी, चाहे वो स्थानीय हो या आगे की हो, मैं उनको पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाऊंगा अगर मुझे यहाँ धौलपुर की जनता ने मौका दिया तो। पूरे राजाखेड़े के अंदर हम जो इलेक्शन का मुद्दा का विकास होगा, जो वसुंधरा जी ने पिछले 5 साल में किया, और भविष्य में विकास के मुद्दे पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। लोगों को भाईचारे में जोड़ने की कोशिश करेंगे
जो पुरानी परंपरा पुराने लोग कर रहे थे कि डिवाइड एंड रूल, उसको हम खत्म करेंगे। और ये हमारी, मेरे ख्याल से मेरे और मेरे परिवार का ये 10वां। तो आपने 2 सीटें देखी, राजाखेड़ा और धौलपुर। धौलपुर को लेकर के चलिए मैं महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, ये बड़ी हॉट सीट है। हॉट सीट, कैंडिडेट कौन है, ये थोड़ा सा रोचक बातचीत में मजे में आ सकती है कि चलिए जीजा साली का मुकाबला चल रहा है, एक बार जरा देखते हैं क्या होगा। लेकिन यूं देखे तो हॉट सीट इस नाते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह निवास है वहां पे, और धौलपुर के राजघराने से उनका ताल्लुक है, उसकी पूर्व महारानी है वहां की। और अगर एक सीट जीत पाती हैं धौलपुर में तो बड़ा ही, और सरकार बनाने के लिए जो प्रचंड बहुमत 1980 भाजपा बनने के बाद पहली मर्तबा मिला है, ये बड़ी रोचक बात है। और शायद एक बार, जहां तक मुझे ध्यान है कि वसुंधरा जी एक बार धौलपुर से लूज भी कर चुके हैं, हार भी चुके हैं वहां से। बनवाला शर्मा, हालांकि वसुंधरा जी ने अभी जब बाई इलेक्शन था तो यही मिस्टर शर्मा जो सामने चुनाव लड़े थे मैडम कुशवाहा के, यानी शोभा रानी कुशवाहा के सामने, तो वो अंतर एक अच्छा रहा और अपना हार का बदला वसुंधरा राजे ने अब लिया। वो खैर, इस सीट को किस तरह से देखते हैं कि पूरे जिले को बीजेपी अपने नाम कर नहीं पाई? देखिए, जहां तक सवाल ये है कि इस जिले को क्यों नहीं कर पाई बसपा, अगर यूं देखें तो इस पे बसपा का प्रभाव, बीजेपी का, हाँ, बीएसपी का एक प्रभाव रहा है वहां पे, प्रभाव, क्योंकि पड़ोस में मतलब उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश है, इधर से मध्य प्रदेश। और दूसरा इलाका जो है काफी मतलब क्या कहते हैं पिछड़ा हुआ है, और अपराधों के मामले में काफी मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे अपराध, भ्रष्टाचार वगैरह की कई शिकायतें। तो इसमें, और साथ ही SC/ST के मतलब बड़े पैमाने पे मतलब क्या होता है जो लोग बाग हैं वो भी रहते हैं, जो ये उत्पीड़न, उनसे लूट खसोट खेती वगैरह के कई मामले ऐसे हैं। तो एक पिछले, अगर इस सीट के लिए अगर देखा जाए तो धौलपुर में ये जो सीट थी, इस धौलपुर सीट पे शोभा रानी बाई इलेक्शन में जीती है। उनके हस्बैंड जो थे वो BSP से जीत के आए थे, लेकिन एक कोई आपराधिक मामले में जिसकी वजह से वो सजा भुगत। लेकिन वजह क्या रही कि बीजेपी जिले पे कब्जा नहीं कर पाई? क्योंकि 14 जिले ऐसे रहे जिसमें बीजेपी ने एक भी सीट दूसरी पार्टियों को नहीं दी। धौलपुर, जहां बड़ा प्रभाव होना चाहिए, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ज्यादातर अगर कहीं पे कहें अगर स्टे होता है जयपुर के बाद में तो धौलपुर में होता है जी। जैसा भी धौलपुर उनका रहा है, और जिस तरह से शोभा रानी जीती है, हाँ, बसपा की एक तो वो उनके लिए मतलब एक तरह से क्या है कि सहानुभूति की लहर थी, और प्लस भारतीय जनता पार्टी स्वयं मुख्यमंत्री ने पूरी अपनी फोर्स, तो एक कारण तो ये विजय का ये रहा। अब दूसरा ये था कि आप ये देखिए कि पिछले कई अरसे पहले, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत धौलपुर से ही की थी वसुंधरा राजे ने, लेकिन बाद में जब वो हार गई तो ये झालावाड़ की तरफ निकल गई थी। तो ये एक अलग कहानी है। और दूसरा है कि वहां कुशवाहा जो है, लेकिन अभी की बात करें, क्या बाई इलेक्शन का असर कहीं कुछ रहेगा यहाँ पे? ये अभी आपने ये देखा होगा कि हाल ही में जो एक घटना हुई है वहां पे शोभा रानी में के मतलब भाजपा के घोषित करने के बाद में जो गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और ये वगैरह हो, तो ये माहौल को गरमाने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसको लेकर के ये। अब इसमें आप जैसा जो बता भी रहे थे कि मतलब एक तरह से चतुष्कोणीय मुकाबला है। हाँ। इसमें निर्दलीय भी है एक शर्मा जो मतलब कहते हैं मैदान में है। तो यहाँ पे लड़ाई जो दो में जीजा और सालिका जो बिल्कुल, है बिल्कुल। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाइट की अगर बात करें, हाँ, ये बात कहा जाता है कि किशन शर्मा जो BSP से हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं और त्रिकोणीय बना दिया इस संघर्ष को। तो त्रिकोणीय तो बना दिया, हाँ, साथ साथ ही, लेकिन इसमें अब ये क्या पूरी तरह से जाति आधारित हो गया है कि हाँ। दो इसमें कुशवाहा है, एक ब्राह्मण है और एक मतलब जो कैंडिडेट है बसपा के वो जो हमेशा वो भी शर्मा दलित, हाँ, वो सोशल इंजीनियरिंग के आधार पे उन्हें दिया है कि ब्राह्मण मतदाता भी वहां पे हैं, प्लस BSP के जो मतदाता हैं उन्हें दलित मतदाताओं को एक वोट के रूप में काफी वो मान के चलते हैं कि एक आधार है BSP का। चलिए मैं वापस एक बार बढ़ना चाहूंगा विष्णु कुलवाल जी के पास में। विष्णु जी, धौलपुर सीट से पिछली बार आप लोगों का कब्जा था और ये बड़ा एक दुर्भाग्य रहा है BSP का राजस्थान में कि
कई बार, कोई एक बार नहीं है कि 6 विधायक आपके कांग्रेस में मौजूद, कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बीएसपी से जीते, उसके बाद में दूसरी पार्टियों में मर्ज हो गए। तो अभी क्या उम्मीद लगती है आपको यहां से, धौलपुर से, और धौलपुर जिले की अगर बात करें तो? देखिए योगेंद्र जी, धौलपुर जिला हमारी मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा जी सिंधिया का गृह क्षेत्र है। मगर जब भी उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ने का प्रयास किया, जब भी उन्होंने वहां पे जनता के सामने गई, तो इनकी प्रतिष्ठा कोई अच्छी नहीं रही, और ये सबसे पहला चुनाव इन्होंने धौलपुर से हारा। सवाल ये है कि आज ये बहुजन समाज पार्टी को जिस ढंग से इन्होंने तोड़ा और मरोड़ा, उसके बाद इन्होंने उपचुनाव करवाया, और उपचुनाव के अंदर ये जो बीएल कुशवाहा जी की जो पत्नी है, उनको इन्होंने चुनाव लड़ाया। और यहां तक कि देखिए, जब ये कानून में विश्वास करने वाली पार्टी है, तो उस आदमी को पैरोल पे लाके, जिसमें कानून में लिखा था कि ये आदमी कहीं भी भाषण नहीं करेगा, स्पीच नहीं देगा, उस आदमी को जेल से छुड़ा के और इसकी मेंबरशिप करा के, और फिर बाद में वो वापस जेल में गए। तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब कई बार तो चरित्र की बात करती है, चरित्र नहीं है इनके लिए सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता के बिना भारतीय जनता पार्टी रह नहीं सकती। सिर्फ बीजेपी के साथ ही लागू है, सब पार्टियों में नहीं ऐसा? नहीं योगेंद्र जी, देखिए ये सीधा अभी सवाल धौलपुर सीट पर है, धौलपुर जिले का सवाल है। नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, केवल बीजेपी को ही क्यों कटघरे में खड़ा किया जाता है कि क्रिमिनल कैरेक्टर बैकग्राउंड के जो लोग हैं, बीजेपी ही उन्हें लाइक करती है, ऐसा बीजेपी को क्यों कटघरे में खड़ा किया? सारी पार्टियों में यही हाल है। नहीं देखिए, क्रिमिनल मैं नहीं कहता कि हर पार्टी में नहीं है, मैं कहता हूं होते होंगे। हाँ। मैं सवाल है कि धौलपुर की बात कर रहा हूं। मैं सवाल अभी धौलपुर के सिवाय मुझे राजस्थान पर फोकस में जाना ही नहीं है। तो मैं धौलपुर में लगातार ये बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से महारानी जी चुनाव लड़ना चाहती है, ये मान लीजिए योगेंद्र जी, ये बहुजन समाज पार्टी को कितना भी तोड़ दे, हम गरीब लोग हैं, चले नहीं, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं आपके पास में। देखते रहिए सत्ता का महासमर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर, बात कर रहे हैं धौलपुर जिले की। चलिए, समय कम है, मैं जाना चाहूंगा एक बार कांग्रेस के पास में। जी ललिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। और कांग्रेस हाल ही में धौलपुर की सीट को लूज की, लेकिन ये बात सही है कि 2 सीटें आपने जीती और धौलपुर करौली को मजबूत स्थिति में मान के चलते हैं। लेकिन हम धौलपुर की बात कर रहे हैं क्योंकि यह जो सीट रही, जब मेन इलेक्शन 2013 के रहे, तो कांग्रेस के लिए काफी उत्साह भरा जिला रहा कि चले हमने गढ़ में सेंध मारी है और अच्छी सीटें निकाल करके लाए। 4 में से 2 सीटें आप लोग जीत करके गए थे। लेकिन अभी जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें आप लोगों ने लूज कर दी सीट। जी ललिता जी, तो कांग्रेस का क्या आधार कम हो रहा है? हालांकि राहुल गांधी से आपने रोड शो भी करवा दिया है वहां पे। बिल्कुल, वहां पे कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है, और इस बार जो हमने लूज की है वो 4 सीट हम जीतेंगे इस बार। हमें पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस का जो माहौल बन रहा है राजस्थान के अंदर, और स्पेशल वहां पर, क्योंकि जब राहुल गांधी जी आए थे, आप ये देखिए कितना अच्छा उत्साहपूर्ण माहौल था, और इसलिए हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम इस बार धौलपुर की 4 सीटें हम कांग्रेस के खाते में आएगी इस बार। जी चलिए दीक्षा जी, आपके पास आना चाहूंगा। धौलपुर कमजोर रहा बीजेपी के लिए 2013 में, और अभी भी कोई स्थिति क्या रहेगी ये तो मेरा कहना भी जल्दबाजी होगा। आपका दावा तो कर आप कर सकते हैं, क्योंकि टिकट के लिहाज से अगर हम देखें, आप जिन चेहरों पे अभी आपने दाव खेला है पूरे जिले की अगर बात कर लें, देखिए शोभा रानी कुशवाहा है, शोभा रानी कुशवाहा के सामने उनके बहनों ही है। बीएसपी भी बताए जा रहे हैं कि वहां पे त्रिकोणीय संघर्ष में राहुल गांधी रोड शो कर चुके हैं। राजनाथ सिंह अपनी सभाएं कर चुके हैं वहां पे। धौलपुर जिले में 2 जगह सभाएं की उन्होंने। और लेकिन सबसे जो रोचक बात वो है कि राजाखेड़ा की जो सीट है वो वीआईपी इस नाते है कि कांग्रेस के दिग्गज प्रद्युमन सिंह के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी सीट से कांग्रेस के ही दिग्गज बनवारीलाल शर्मा, जिन्होंने शोभा रानी कुशवाहा के सामने बाई इलेक्शन लड़ा और एक पूर्व मंत्री रहे सरकार, कांग्रेस सरकार के, वो उनके सुपुत्र अशोक शर्मा जो जिलाध्यक्ष भी धौलपुर के रहे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे,
कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी का दामन थामा और राजाखेड़ा से टिकट पाने में सफल भी रहे। तो ये रोचक सीट इस वजह से बन गई है कि यहां पुत्रों की लड़ाई है और दिग्गज बापों का संरक्षण। अब देखना होगा कि बनवारीलाल शर्मा बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के नेता हैं। प्रद्युमन सिंह हैं, पूरा मोर्चा संभाल रखा है उन्होंने। तो दोनों सीटों को लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि आश्वस्त है बीजेपी, तो उसका कारण मैं जानना चाहूंगा कि किस आधार पर आप लोग आश्वस्त हैं वहां। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी और उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। पहला कि जब चुनाव आते हैं उस समय कांग्रेस को भूमिपुत्र किसान की याद आ जाती है। मुख्यमंत्री साहिबा ने किसानों के हित के लिए लिफ्ट कैनाल जो सबसे एक ऐसा सौगात उनको दिया, तो ये एक मुद्दा है जो किसानों के दिल में हमारे लिए और कमल के लिए प्रेम होगा। और दूसरा जो आपका प्रश्न था, जब किसी भी जिले में पुश्तैनी कांग्रेसी लोग भाजपा परिवार से जुड़ रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हमने उनके परिवारों में, उनके मस्तिष्क में, उनके हृदय में भाजपा की रीति नीति रमा दी गई है। इसलिए अब ये कितना बड़ा चेंजेस है कि आप कांग्रेस के पुश्तैनी लोग भाजपा में दोनों तरफ इसे लोग चूहा दौड़ भी कह रहे हैं कि दिल छोड़ के भग रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस हर गांव में आप देखिए, हर एक गांव में आप जाएंगे गौरव ग्रामीण पथ के तहत। अब आप धौलपुर में आप कभी गए होंगे योगेंद्र जी, क्योंकि मेरा राजाखेड़ा, देवखेड़ा, बसेड़ी यहाँ पे मैंने काफी देखा है, बहुत पास से मैंने उस गाँव को देखा है। वो सिर्फ राजनीतिक दलों के कारण, मैं कहूंगी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था और वहां पे बीहड़ में डकैत दिखते थे, अब वहां विकास दिखता है। इसलिए भाजपा का कमल वहां खिलेगा। और मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है। और अभी आपने कहा कि जयपुर के बाद सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी वहां रुकती हैं या मुख्यमंत्री जी वहां के लोगों की बात सुनती है। आपको शायद पता भी होगा और सबको पता है कि धौलपुर जब मैडम जाती हैं तो अपने हर एक व्यक्ति से वो वहां खुले मिलती हैं। हर एक व्यक्ति के वो जाकर के बोलती है, भाई आज इसको सरपंच को बोल दिया कि आज इन लोगों को ले आओ, आज उन लोगों को। हर एक व्यक्ति जिसकी समस्या, उनकी समस्याओं का समाधान वो व्यक्तिगत रूप से कर रही है। लेकिन कहा यह जाता है धौलपुर के कार्यकर्ता जो बीजेपी के, जब बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था कि पहली मर्तबा आम जनता के लिए धौलपुर के महल खुले, ये कहा जाता है। देखिए, ये तो अब एक पहली बार खुले, उससे पहले क्या भाजपा नहीं जीती है वहां? अभी जैसे 2 भाजपा और 2 कांग्रेस का वहां सीट है और भाजपा के जो एमएलए हैं उनका इतना अच्छा काम वहां हो रहा है, वो हर एक व्यक्ति से टच में है। मुख्यमंत्री जी तो वहां की बहू होने के नाते वहां जाती है, वो मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं जाती है। और वो वहां योजनाएं मुख्यमंत्री होने के नाते देती है, ये वो सौगात देती है, ये वो वहां के लोगों के लिए उनका प्रेम है और वो करना भी चाहिए। मैंने आपको कहा, राजनीतिक संगठनों ने अपने फायदे के लिए उसको बीहड़ ही रहने दिया, बीहड़ को डेवलप नहीं होने दिया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात बोली कि राजनीतिक दलों ने, अच्छी बात है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये बड़प्पन होना चाहिए राजनीति में। अब जब बीहड़ जैसे जगह पर, जहां पर आज मैं वहां रहकर आई हूँ, जहां पर एक 11 साल से बड़ी की जब कोई लड़की घर से बाहर शौच के लिए जाती थी तो उसकी माँ के हृदय में एक दर्द होता था कि मेरी बच्ची वापस सुरक्षित आएगी या नहीं। तो शौचालय के माध्यम से हमने उन्हें वो सौगात दी कि अब आपकी बेटी आपके घर आंगन में ही खेलती रहेगी, आपके घर आंगन से बाहर अगर शौच के लिए निवृत्त होना है तो वो घर आंगन में ही रहेगी। ये जो परिवर्तन है ये भाजपा को ऐसे एरिया में जीत देगा। और अब तक आपको पता भी है कि इस तरीके के इलाकों में जो जैसे हम कहेंगे कि आदिवासी एरिया, या ये तो खैर हम लोगों का मीणा, जाटव और कुछ यही जाति यहाँ ज्यादा है, कुशवा है, जाट है, मीणा है, गुर्जर है, ये यहाँ पे ज्यादा है, ऐसे के लोग हैं, ब्राह्मण है, बनिए हैं जी। चलिए, लेकिन मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने ये कहा कि यहाँ वजह ये रहेगी आप लोगों की चंद्रकला अब ये बोल रही है कि भीड़ों में डाकू खत्म हो गए, डकैतियां खत्म हो गई और वो चंद्रकला नाम की एक लड़की का अभी खुलेआम उसकी हत्या कर दी गई है और उसके बाद में उसको बहुत दिन बाद पकड़ा गया। इतना विरोध होने के बाद भी देखिए, आज भी ललिता जी मेरी मेरी बात सुनिए। अभी योगेंद्र जी ने कहा कि राजनीतिक दल में इस समय एक बड़प्पन दिखाने की बात है, एक समता दिखाने की बात है। आप चंद्रकला की हत्या चलो मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, लौटूंगा मैं। दोनों सीटों की स्थिति यह है, चलिए दोनों सीटों की स्थिति आपने देखी। धौलपुर में जीजा साली का संघर्ष है त्रिकोणीय मुकाबले में, लेकिन जीजा साली फंसे हुए हैं। तो सीधा अगर राजाखेड़ा की बात करें, राजाखेड़ा से भैरव सिंह शेखावत भी चुनाव जीत चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत, वो उनका अपना एक राजनीति का एक अलग कदरा है। साथ ही अगर हम बात करें राजाखेड़ा, अभी दूसरी जो दोनों सीटें हैं बसेड़ी और बाड़ी सीट से गिरिराज सिंह वलिंगा तीसरी पारी खेलने के लिए
मैदान में हैं। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस से जीता और उससे पहले का बीएसपी से जीता चुनाव। जो कांग्रेस में 6 विधायक मर्ज हुए हैं उनमें से एक ये भी रहे और संसदीय सचिव उनको बनाया गया था। जसवंत सिंह गुर्जर ध्रुव विरोधी उनके सामने हैं। 4 चुनाव हार चुके हैं वो और 1 चुनाव जीत चुके हैं। एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या रहेगा ये 11 तारीख को हम चर्चा करेंगे। लेकिन बसेड़ी की जो सीट है, इन्हीं की पार्टी के एक विधायक रहे सुखराम कोहली, वो निर्दलीय अपना भाग्य आजमा रहे हैं और पिछली बार उनका टिकट काट दिया गया था। खिलाड़ी बैरवा पूर्व सांसद हैं, वो कांग्रेस से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। और इसी सीट पर छितरिया जाटव हैं, क्योंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये। छितरिया जाटव जब किरोड़ी लाल मीणा राजपा के अध्यक्ष थे उस वक्त ये चुनाव लड़े थे और निकटतम प्रतिद्वंदी इसी सीट से रहे थे राजपा के नाते। तो ये अभी बीजेपी का दामन थाम करके इन्हें टिकट दिया गया और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सुखराम कोहली को भरोसा था कि शायद मुझे चुनाव में अब की बार उतारा जाएगा, मुझे पूरी तरह से भरोसा है टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। अब यहां त्रिकोणीय संघर्ष और एक भारतवानी पार्टी के भी हैं जो भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है और बीएसपी अपनी एक पहचान कायम रखने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ जिला है, अब कितनी सफल हो पाएगी देखने वाली बात है। मैं एक बार फिर महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। महेश जी, सीटें चारों बड़ी रोचक मुकाबले की हैं। राजाखेड़ा है, वो पिताओं के मोह से जब राजनीति के लिए एक लालन पालन जिस तरह का हुआ और अब दोनों के दिग्गज कह सकते हैं प्रद्युमन सिंह को और बनवारी लाल शर्मा को। बनवारी लाल शर्मा क्योंकि बीजेपी में चले गए, अब वो कितना अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रद्युमन सिंह और बनवारी लाल शर्मा के लिए कहा यह जाता है कि गुटबाजी दोनों की काफी चरम रही है और अब आमने सामने हैं इसमें उनके बेटे। अब ये जो बड़ा रोचक मुकाबला ये होगा कि दोनों बड़े नेताओं के दोनों बड़े ये जो नेता बेटे हैं वो अपना अपना प्रभाव क्षेत्र और अपना मतलब क्या कहते हैं राजनीतिक इसी चुनाव सीट के माध्यम से उनका राजनीतिक प्रवेश होगा। हारे या जीते होगा अलग है। बनवारी लाल जी जब भी चुनाव लड़ते थे उनके बेटे जो अशोक शर्मा वो बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनके लिए राजनीतिक जीवन भी बहुत बनाने की एक चुनौती थी बनवारी लाल जी। खैर जो भी है, अब जो चुनाव दल बदल करके और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे थे, इसमें ऐसी सूरत में उनकी अच्छी पकड़ है। तो बीजेपी ने उनको लेकर के अपने दल में लेकर के उसको उनका एक इस्तेमाल किया कि उनके प्रभाव क्षेत्र को कांग्रेस के प्रभाव तो इस सीट पे भी नजर रहेगी। नहीं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि और दूसरा जसवंत सिंह गुर्जर है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी जो है उनके जो मुख्य रूप से आपके जो आते हैं प्रद्युम्न सिंह जी के जो लड़के हैं बोहरा, रविंद्र बोहरा, वो इसलिए मतलब क्या होता है मैदान में आए क्योंकि वो पारंपरिक सीट मतलब आपके प्रद्युम्न सिंह की रही है, तो उनकी भी पकड़ उस पूरी सीट पे है। और जो बागी के रूप में भाजपा के ही मतलब जो विधायक रहे हैं जसवंत सिंह गुर्जर, तो ये पूरी तरह से जातिवाद के साथ साथ ही एक ये भी चीज है कि वो बागी कहते हैं जसवंत सिंह गुर्जर जसवंत सिंह बाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, बाड़ी से ये जो भी है। अच्छा, बाड़ी से जो वो ताल ठोक रहे हैं रोहित बोरा और उनके भी सीधी टक्कर है। और जैसे मैंने कहा कि बाड़ी की जो सीट है वो भी काफी महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि जसवंत सिंह गुर्जर उनका अपना एक नाम है। राज्य सरकार ने उन्हें भी एक तमगा दिया, उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए, लेकिन अब वो कितने सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे एक अलग सवाल है। लेकिन गिरिराज सिंह मलिंगा जिस तरह से कहा जाता है कि बड़े सहज भाव के हैं, बोल्ड नेता भी हैं, लेकिन कहीं पे उनको बाइक पे बैठा के भी लोग लेके चले जाते हैं और गाड़ी में भी रहते हैं, जब जयपुर में भी रहते हैं बड़े इजी गोइंग रहते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में काफी छाए रहे मलिंगा और काफी चर्चाओं में भी रहे। इसी तरह से जैसे छितरिया जाटव के लिए बात कर रहा हूं कि राजनीति का कोई नया चेहरा नहीं, लेकिन बीजेपी में नए चेहरे की बात कह सकते हैं। खिलाड़ी बैरवा हैं, वो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद हैं। लेकिन यहां अगर देखें 3 सीट पे 4 में से मल्टी कंपटीशन है, यहां की बहुकोणीय मुकाबला है। यहां पे बीजेपी कांग्रेस और दर्श के बीच में है, तो सहज नहीं है कि बीजेपी भी ये दाव कह सके कि हम जीत जाएंगे या कांग्रेस कहे। आज ताल ठोकना बड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ आप जीतने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मतदाता को इस सहज भाव से आप सतोल नहीं सकते कि ये किस वे में जा रहा है। ये स्मार्टनेस मतदाता की कही जा सकती है क्योंकि अब तक नेता स्मार्ट रहे, लेकिन अब ऐसा होने लगा है कि मतदाता ज्यादा स्मार्ट है, उसे जज करना बहुत मुश्किल होगा। तो धौलपुर के लिए जातीय समीकरणों की बात की हमने,
2013 के समीकरण की बात की और वर्तमान में क्या वहां चल रहा है उसको लेकर के हमने आपके सामने जिक्र किया। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद सत्ता का महासमर में हम लौटेंगे करौली जिले को लेकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं जिलेवार सीरीज पर। धौलपुर की बात करेंगे, बात हम करौली की। करौली एक तरह से अगर 2016 के अंदर, उससे पहले 2018 में, तो ये बड़ा एक रोचक मुकाबले वाला चुनाव कहा जा सकता है। वजह साफ है कि 2013 में अगर किसी जिले में अगर गढ़ कहें कांग्रेस का, तो वो गढ़ रहा करौली। 4 में से 3 सीट पे कांग्रेस का कब्जा रहा। और यूं भी अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब अपनी स्वराज गौरव यात्रा निकाल रही थी, कोई भी परिस्थितियां रही होंगी, लेकिन करौली जिला छूटा। वहां पे अमित शाह अपने जो टूर है राजस्थान का, उसमें करौली को शामिल किया है। और मुकाबला लेकिन काफी रोचक कहा जा सकता है। हम एक बार आपको मजमून पे ले जाएंगे और उसके बाद 4 जो सीटें हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे हॉट सीट अगर हम कहीं पे कहें तो करौली इस वजह से है कि वहां से आईएएस ऑफिसर जिन्होंने अभी वीआरएस लिया है, ओपी सैनी वो लड़ रहे हैं, सिटिंग एमएलए हैं दर्शन सिंह गुर्जर वो लड़ रहे हैं, बीएसपी के लाखन मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। काफी कड़ा मुकाबला है। इसी तरह से जो सबसे बड़ी सीट के रूप में जब बन गई है वो सीट है सपोट्रा। डिप्टी सीएलपी लीडर यानी कि उप नेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा वहां से सिटिंग एमएलए हैं, वो तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं या के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे होगा मुकाबला, किस तरह से करेंगे? सामने गोलमा देवी हैं, गोलमा की भी तीसरी पारी है वहां जो चुनाव लड़ने की। वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की पत्नी है, जो किरोड़ीलाल मीणा और रमेश मीणा धुर विरोधी कहे जा सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि जमकर एक दूसरे पर विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप भी चले। और इसी तरह से और जो सीटें हैं उनको लेकर के भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक बार मैं मजमून पे लेके जाऊंगा करौली के पे, और फिर एक एक सीट को लेकर के जितना वक्त है हम उसमें कोशिश करेंगे कि आप तक वहां के समीकरण पहुंचाएं। करौली जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राजनीतिक दलों ने 2018 विधानसभा के चुनावी रण में करौली की 4 सीटों पर किन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए और कौन आमने सामने चुनावी जंग में है। करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों में से करौली, सपोट्रा और टोडा भीम में त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। हिंडौन में चतुष्कोणीय मुकाबला बन रहा है। जिले की सभी सीटों पर बसपा ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। इस जिले में बसपा का प्रभाव SC/ST जनसंख्या अधिकता के कारण है। 2003 में करौली शहर विधानसभा सीट बसपा ने जीती थी, लेकिन उसके बाद अभी तक बसपा यहां कोई सीट नहीं जीत पाई है। सपोट्रा जिले की हॉट सीट है। यहां से गोलमा देवी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चंद मीणा के बीच टक्कर है। वहीं टोडा भीम में बसपा के प्रत्याशी शिवदयाल मीणा भी दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाने की हालत में हैं। इनकी पहचान एक किसान नेता के तौर पर भी है। कुल मिलाकर जिले में चुनाव के रोचक समीकरण बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए मजमून देखा आपने, अब हम लौटेंगे इस सीट पर चर्चा करने के लिए। अगर इस सीट की बात करें महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। तो देखिए कुछ टिकट काट दिए गए हैं इसमें से। अब पहला टिकट तो जो पूर्व राजघराने की रोहिणी सिंह चुनाव लड़ी थी, वहां से उन्हीं का टिकट काट दिया गया, वहां ओपी सैनी को दिया गया। हालांकि अगर हम बात करौली की करें तो करौली में मीणा भी हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, सैनी हैं काफी संख्या में, वैश्य और ब्राह्मण हैं, SC के मतदाता भी वहां पे हैं। किस तरह से देखते हैं? ओपी सैनी अपने एक वीआरएस लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से, और सामने दर्शन सिंह के पिता की वहां अपनी एक रेपुटेशन है, और लाखन मीणा है वो त्रिकोणीय इसको संघर्ष को कर रहे हैं। यानी कि बीएसपी वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और सबसे जो रोचक बात है, अगर पूरे जिले के लिए कहें तो कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें डायरेक्ट फाइट हो। वहां कोई ना कोई एक बीएसपी से हो या फिर
हनुमान बेनीवाल की पार्टी से हो या घनश्याम तिवारी की पार्टी से हो, कोई ना कोई पेच वहां फंसा हुआ है। सीधी फाइट कोई नहीं कह सकता कि जैसे भी हम वहां के पत्रकारों से भी बात करते हैं, हमारे संवाददाता से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि साहब सीधी फाइट कहीं किसी सीट पे नहीं कह सकते हैं। देखिए, अगर इससे पहले अगर वहां की राजनीति की बात करें तो निश्चित रूप से वहां करौली जो बेल्ट पूरी जो है, सवाई माधोपुर ये आपकी जो करौली बेल्ट पे इसमें और दौसा, ये इसमें प्रभावशाली रही। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा दबदबा रहा है। वो अपने वर्चस्व के लिए ही माने जाते हैं, मीणा वोट बैंक को ध्यान में रखते हैं। तो इसकी कारण भी आपने देखा होगा, पिछला चुनाव जो हुआ था तो उसमें जो है कांग्रेस को तो जरूर मतलब उसमें मिल गया था, और लेकिन बीजेपी भी को इतनी सफलता ज्यादा मिली होगी, लेकिन उनको मार्जिनल वोटों की वजह से मिली थी। तो इस बार जो चुनाव में जो है भाजपा ने अपने जितने भी प्रत्याशी जो उतारे हैं, उनके बैकग्राउंड में ये देखा कि उसमें मीणा जी जो कि किरोड़ीलाल मीणा के सपोर्ट के प्रत्याशी को उतारा जाए। एक दूसरा ये है कि कभी नॉन कंट्रोवर्शियल एक चेहरा भी होना चाहिए और बिल्कुल नया भी चेहरा देना। तो ये अगर करौली सीट के लिए उन्होंने सैनी साहब को उतारा है मैदान में, जो एक यंग मतलब कहते हैं युवा प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी रहे, तो एक वो अपने आप भी एक नया व्यक्तित्व है। बाकी रिमेनिंग जो दूसरे प्रत्याशी हैं, दर्शन जी है, वो चूंकि उनका प्रभाव क्षेत्र रहा है, वहां पहले भी रहे, जीत के आए, तो वो अपना प्रभाव भी छोड़ेंगे। लेकिन जो तीसरे जो त्रिकोणीय जो मुकाबले में उतरे हुए हैं, वो जो प्रत्याशी है इनके मतलब जो है काफी, अगर ओपी सैनी की जो वजह से अगर उनके नए चेहरा और अच्छी छवि को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो शायद ऐसे ही संभावना बनती है कि उनका पक्ष ज्यादा प्रबल हो। लेकिन मामला चूंकि लेकिन यहाँ देखिए ऐसा लगता था कि बीएसपी कांग्रेस को नुकसान कर सकती है, लेकिन इससे पहले भी वहां बीएसपी चुनाव लड़ चुकी है। जब दर्शन चुनाव जीते थे तो उस वक्त भी बीएसपी वहां स्टैंड कर रही थी। तो ये वाली जो चीज है, तो जो त्रिकोणीय जो मुकाबले में आप कौन सा निकलता पक्ष, तो ये बसपा न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी प्रभावित करेगी। भले ही ये मतलब कहता हूँ वो जीत न पाए, लेकिन ये सीट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। तो इसके लिए मतलब क्या कहता हूँ, देख ये तो ये अपनी पार्टियों की रणनीति बनाने की तैयार। लेकिन एक सबसे रोचक बात देखिए आप इसमें, यहाँ पे ज्यादातर सीट पे अगर हम टोडा भीम की बात करें तो टोडा भीम में 2013 में जो टिकट मिले थे वही टिकट सारे के सारे कांग्रेस ने दिए यूं क्यों। लेकिन बीजेपी ने चारों चेहरे बदले हैं। गोलमा देवी राजनीति में नई खिलाड़ी नहीं कह सकते हैं, किरोड़ीलाल की पत्नी है, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, मतलब दूसरी बार थी ये। इसके अलावा रमेश मीना जिनको रिपीट किया है, माफ करिएगा, नए चेहरे के रूप में उतारा, उससे पहले एक बार एमएलए रह चुके, बाई इलेक्शन जीता था, आपको ध्यान होगा। टोडा भीम से जब 2 सीट से जीते थे महुआ से, और टोडा भीम से किरोड़ीलाल जब जीते थे निर्दलीय के रूप में, और जब गोलमा को मंत्री बनाया गया था तो टोडा भीम से रिजाइन किया था इन्होंने। और तब रमेश बीजेपी, ये भी शायद गवर्नमेंट जॉब से उस वक्त आए ही थे, कस्टम में थे या एक्साइज में थे, तो एक बार एमएलए रह चुके, एक बार फिर उन पे भरोसा किया। यह मेरा सवाल क्योंकि इस वजह से कि चारों सीट पे बीजेपी ने बड़ा रिस्क लिया है, अपने कैंडिडेट्स को बदला है। क्या लगता है कि भीतरी घात का खतरा सता रहा होगा बीजेपी को, या बिल्कुल कह सकते हैं कि कार्यकर्ता पूरी तरह से जुट गए, केवल कमल के निशान को वो महत्व देते हैं, कैंडिडेट को नहीं देते, ऐसा माना जा सकता है? कुछ चीज हाँ, ये भीतरघात का जो आपने बताया उसका एक वजूद भी बन सकता है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखा जाए तो भाजपा हाईकमान ने मीणा जी को का जो वर्चस्व है उसको भी इतना ज्यादा वजूद नहीं, उसको भी ज्यादा इतना इम्पैक्ट प्रभावी रूप से नहीं लिया उसे, बल्कि थोड़ा नहीं। लेकिन टिकट तो महज यहाँ देख सकते हैं कि उनके हिसाब से दिए गए हैं, उनके लोगों को टिकट दिए गए हैं, सारे टिकट करोड़ दिए हैं। तो ये वाले जो इसका जो प्रभाव का जो है माना जाता है, जो क्योंकि मेरा यह सवाल इस वजह से है कि यहाँ गुजर बाहुल्य है, गुजर कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, तो ऐसे में बीजेपी से गुजरों की नाराजगी, क्योंकि देखिए सामने सचिन पायलट है, सचिन पायलट को गुजर इस मायने में मान के चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, वो इंपैक्ट यहाँ करौली में देखा जाएगा। वो यही देखा इसी मुद्दे को लेकर के कि अब गुजर कोई मुख्यमंत्री बनने वाला है, ये ज्यादा प्रचार को चलाया जी। चलिए मैं लौटूंगा, एक बार मैं लौटूंगा आपके, मैं वापस एक बार कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। बीएसपी मुझे हर जगह दिखाई दे रही है अभी यहाँ पे, और
मैं ये भी नहीं कह सकता है कि बीएसपी जबरदस्ती टांग फंसा रही है करौली में, क्योंकि आप लोगों के एमएलए रहे हैं पहले वहां पे। तो इस नाते कोई आधार आश्वस्त इस जंग में बीजेपी और कांग्रेस की में आप लोगों को कैसे पार पड़ेगी वहां पे? देखिए योगेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता एक कैडर बेस कार्यकर्ता है। हमारे पास चाहे पैसा हो या नहीं हो, हमारा कार्यकर्ता निष्ठा और ईमानदारी से चुनाव लड़ता है, निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है। सवाल हमें इस चीज का फिक्र नहीं है कि हम चुनाव जीते हारे। सवाल इस बात का है कि जो करौली जिला जिसमें बहुजन समाज पार्टी का अपने आप में एक वर्चस्व है, वो अपना वर्चस्व वहां लेके खड़ी है और हम आपको दिखाएंगे चुनाव के जो 11 को रिजल्ट आएंगे जब। सवाल इस बात का योगेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है देश में, जो इन्होंने इतने कार्यकर्ता इकट्ठे किए, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है? ये बाहर के लोगों को लाके जो चुनाव का टिकट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो हार वैसे सुनिश्चित है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस करौली में और धौलपुर जिले में है ही नहीं पार्टी, क्यों? इनके तो कार्यकर्ता है ही नहीं वहां, न इनके कार्यकर्ता है न इनके खुद के उम्मीदवार है। ये तो गोद का बेटा लाए, गोद का बेटा रह नहीं रहे, घर छोड़ के चल जाएगा। सवाल है कि चलिए गोद के बेटे का तो जवाब अभी दीक्षा देंगी दे दीजिए ना जवाब, क्या तकलीफ है? जी दीक्षा जी, 4 सीट पे आपने बड़ी रिस्क ली है, चेहरे बदले हैं आपने। आपके सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगी, मुझे थोड़ा सा आप समय दीजिएगा। हाँ। पहला आपका ये था कि मुख्यमंत्री जी गौरव यात्रा के तहत करौली नहीं जा पाई। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहांत का वो समय था और वो होर्डिंग्स लग चुके थे। हाँ। जिले में तैयारी हो चुकी थी। मुख्यमंत्री जी का नहीं जाने का एक कारण ये था। उसके बाद आपने बोला कि हमने वहां चारों नए चेहरे उतारे। ओपी सैनी जी जैसे व्यक्ति को हमने अपनी पार्टी जो आईएएस है, हम ये मानते हैं प्रशासनिक सेवा में अगर कोई है तो उसका बुद्धि कौशल सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा होता है योगेंद्र जी। और इतनी बड़ी रिस्क अगर मुख्यमंत्री जी नहीं, और चले जाता है। 35 साल का राज कर लिया, 35 साल का माल खा लिया और आज ईमानदार जी कुछ भी बोले तो चलता है। आप सोने के मुकुट चांदी के हार पहनते हो, हम पहनते हैं, आपको क्या तकलीफ है? आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है और तीसरी बसपा होती है, क्योंकि इसका अपना एक वोट बैंक है। अगर आप यहाँ पे बहुत शांति से सुनेंगे तो मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगी। कुलवाल जी, आप ये बताइए, अब अगर आप कहते हैं कि ये जो चारों सीटें हैं, टोडा, करौली, सपोटरा और हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो ये चारों सीटें मैं मानती हूँ यहाँ पर एक विशेष जाति विशेष का बहुत बड़ा वहां अपना एक वर्चस्व है और बसपा के अपने वोटर्स हैं। बसपा का अपना एक गढ़ है। बसपा अपना वहां मतलब जीतने की उम्मीद बसपा वहां से कर सकती है। 13 से कमजोर है, 13 में बड़ा कमजोर पाया रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के वहां एमएलए से मेरी बात सुनिए। हाँ जी योगेंद्र जी, कांग्रेस के वहां 3 एमएलए से, उसके बाद भी वहां विकास हुआ है। विकास देखने के लिए आप वहां पे जब जाएंगे तो वहां बनी हुई सड़कों को देखकर आप समझ जाएंगे कीचड़ मुक्त अब करौली जिला हो चुका है। आप जाके देखिए, पहले गड्ढे थे, रोड पे कीचड़ था, रोड सड़क कहीं नजर नहीं आती थी, अब वहां पे वो नजर आई है। अगर मैं कहूंगी कि हमारे आराध्य मदन मोहन जी और केला देवी की कृपा रही तो भाजपा चारों की चारों सीटें जीतेंगी और ये जो नए चेहरे उतारे हैं ये सब भाजपा के ही खेमे में आएंगे। भाजपा ही वहां पर अपनी जीत दाखिल करेगी। चलिए ललिता जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं, क्योंकि हॉट सीट बन गई है गोलमा देवी और रमेश मीणा, दोनों जो चुनाव लड़ रहे हैं सपोर्टरा से, एक बार मैं जरा सुनवाना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, दोनों के दावे क्या है, क्योंकि सुनना चाहते हैं हमारे दर्शक के आखिर गोलमा और रमेश कह क्या रहे हैं, वहां पे चुनाव किस तरह से लड़ रहे हैं। जरा मैं एक बार सुनाना चाहूंगा, फिर मैं लौटूंगा आपके पास में वापस। बराबर पहुंच गए राज्यसभा में और गोलमा पहुंचा जगह विधानसभा में, तो दोनों मिलके आपन को विकास को काम कराएगा। तो आपन को विकास का काम कोई नहीं होया भाई। देखो ये नेतापन से ये खेरी भाई हो, बाहरी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस करौली जिले में तो पहले भी यहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी। 4 की 4 सीटें कांग्रेस की आएंगी, क्योंकि हमारे टिकट वितरण में भी सही पारदर्शिता और सही निर्णय जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया है वो उसको जनता भी स्वीकार कर रही है। तो गोलमा पहुंचे कि एक बार फिर विधानसभा में आपने सुना, रमेश मीणा दावा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे रंग किस तरह से जमता है। चले मैं ललिता जी आपके पास आना चाहूंगा। 3 सीटें आप लोगों ने जीती 2013 में, लेकिन अंतर की अगर हम बात करें तो
बहुत बड़ा एक अंतर ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि एक बड़ा अंतर रहा हो। एक दर्शन सिंह जरूर 17,167 मतों से 2013 में जीते थे, बाकी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां बहुत कम अंतर से, यानी कि 10,000 के नीचे नीचे के अंतर से जीती थी। नहीं, ये बात सही है आपकी, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल चेंज है। वो इसलिए चेंज है क्योंकि अगर विकास का मुद्दा हम लोग लेके चल रहे हैं, आज आप देखें धौलपुर है, करौली है, और जो इनके आज सड़क की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे सड़क टूटी हुई है, पानी की कोई व्यवस्था। एक मिनट दीक्षा जी, अब जब आप बोल रहे थे नहीं, मैंने तो जवाब दिया। पानी पेयजल की समस्या बहुत बड़ी है। दूसरी चीज किसानों की, जो किसान बहुत नाराज है वहाँ पर, और जो गौरव यात्रा इन्होंने निकाली है, तो वो उनको पता था कि वसुंधरा जी को, क्योंकि जगह जगह उन्होंने जब गौरव यात्रा निकाली तो उसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, और विरोध होने के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, उनको बीच में ही खत्म करनी पड़ी। उनको पता है गलत ध्यान है, शायद आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, पिछड़े हुए बीच में कहीं रोकनी पड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने आपको पहले जवाब दिया। करौली वहां नहीं जा पाई, वो इसलिए क्योंकि जो विरोध हुआ था, क्योंकि वो आए दिन, और आज भी जब वो सभाओं में जारी है, तो आप देखिए न्याय आपके द्वार, सरकार आपके द्वार के तहत वहां पे गई है। प्लीज बोलने दीजिए एक बार। जगह जगह वहां पर इनका विरोध हो रहा है, आज भी विरोध हो रहा है। जनता अपनी पीड़ा बता रही कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिली। और जो करौली और धौलपुर जो एरिया है, वहाँ देखिए कि पिछड़ा दलित ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा है, मजदूर ज्यादा है। वहाँ पे मनरेगा जैसी जो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जो एक लाइफ लाइन होती है, वो तक इन्होंने बंद कर दी। तो आज मजदूरी भी उनको नहीं मिल रही, आज रोजगार उनके पास नहीं है। स्कूल में जाने के लिए बच्चों को 8वीं क्लास के यहाँ है तो 10वीं क्लास जो है 10 या 15 किलोमीटर दूर। तो ये समस्या इतनी ज्वलंत समस्या है कि वहाँ आम आदमी इतना परेशान हो चुका है। तो वो अब विकास चाहता है कि विकास हो वहां पर, और विकास के मुद्दे को लेकर ही उनको पता है कि जो विकास होगा वो कांग्रेस के टाइम ही होगा। आप ये देखिए, जब वसुंधरा जी वहां गई थी 2.5 साल पहले, उन्होंने जब विकास का चिकित्सा के वो हॉस्पिटल में जाके देखा तो उन्होंने पूरी गंदगी पड़ी हुई थी, जबकि मुख्यमंत्री स्वयं गई हैं। उसके बाद उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई है, दरवाजे टूटे हुए पड़े हुए थे वहां पर, और वार्ड में इतनी गंदगी थी कि वो उन्होंने खुद ने कहा कि इतनी ज्यादा अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है। तो ये बहुत सारी चीजें, दूसरी चीजें डबल डेकर जो ट्रेन लाने की बात थी, प्रधानमंत्री जी स्वयं बोल कर गए थे, उन्होंने बजट ही पास किया है 2008 करोड़ का, वो डबल डेकर, उसके लिए वसुंधरा जी ने साफ मना कर दिया, वो भी मतलब नहीं आई है वहां पर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बदला, एक तरह से चाहे वो हारी है वहां से, तो उस क्षेत्र से एक बदला लेने की भावना से ये सारे कार्य रोके हैं विकास के। इसी वजह से जो है ना, आज जो जनता का रुझान है, जो है आज की कांग्रेस के प्रति जो लगाव है, वो आज देखने को मिलेगा। आप 7 दिसंबर को देखिएगा, जिस तरीके से आदरणीय राहुल गांधी जी जब आए थे, उन्होंने रोड शो किया था, तो जिस तरीके से जन समूह का प्रेम मिला वहां आदरणीय राहुल जी को, राजस्थान की जनता का जिस तरीके से प्रेम मिला, तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और पूरा जो इस बार प्रेम मिलेगा, जो स्नेह मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, उसको लेकर हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे और विकास के कार्यों को जारी रखेंगे। चलिए, आप दावा कर रही हैं इस बात को लेकर के कि बिल्कुल इस बार चारों सीटें कांग्रेस जीतेगी इस बार, और बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। और दूसरी बात, आप कहते हैं जिस तरह से बसपा थर्ड फ्रंट का कोई मतलब ज्यादा उसमें नहीं है। दूसरी गोलमा देवी जी का जैसे अगर कहते हैं, तो गोलमा देवी जी आज विश्वास के काबिल इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई करोड़ीलाल मीणा जी ने। आज उनके जो विधायक हैं वो बेचारे इधर उधर घूम रहे हैं कि हमें तो बीजेपी ने दिया नहीं, आज हम कहाँ हैं, और वो जाके बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। आज तो गोलमा देवी जी खुद अपने माइक वहां बोल रही हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ, आप बीजेपी में थे फिर विकास क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी बातें कि भाई विकास क्यों नहीं, जब आप थे तो क्यों नहीं विकास किया आपने, आज विकास की फिर विकास मुद्दा है क्या ललिता जी? विकास मुद्दा है इस चुनाव में? बिल्कुल, विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कहाँ है विकास? लोग तरस रहे हैं विकास की शक्ल में, एटलीस्ट उसका नाम तो गिना दीजिए। आप लोग सब मिलकर के इतना निस्ता पे जा रहे हैं कि कोई किसी के पर्सनली
एलिगेशन जो जिस तरह से लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मतदाता इस तरह की कोई कल्पना भी कर सकता है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने एक महिला के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की बचाव की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। तीसरे फ्रंट के लिए आप उसकी फिक्र मत कीजिए, तीसरे फ्रंट की अपनी पार्टी की फिक्र कीजिए ना। आप अपनी पार्टी के लिए बोलिए, आप कौन से फ्रंट की बात कर रहे हैं? आपके पास तो खुद के बच्चे लोग नहीं है, आपके पार्टी क्या? आप कांग्रेस की बात करिए कि बीजेपी की बात करिए? आप कांग्रेस की बीजेपी। एक बार ललिता जी, एक बार मैं कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी रोचक बात है कि विकास की चर्चा सब कोई करना चाहते हैं, लेकिन जब शीर्ष लीडरशिप विकास के शब्दों को एकदम गायब कर रखी है, ये चर्चाएं पार्क में सुनिए, आप चाय की थड़ी पे सुनिए, सचिवालय के गलियारों में आप सुनिए, कहीं पे भी सुनिए कि आखिर मुद्दों से विकास गायब क्यों है। कोई किसी की जन्म कुंडली खोल रहा है, कोई किसी पे कीचड़ उछाल रहा है, कोई किसी पे क्या कर रहा है। तो मैं कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास कुलवाल साहब, देखिए चुनाव किस दिशा में जा रहा है? देखिए योगेंद्र जी, मुझे पता नहीं कि कांग्रेस की प्रवक्ता किस पार्टी के प्रवक्ता है विकास की बात कर रही है, इनको ये पता नहीं कौन से विकास की बात करनी है। सवाल इस बात का भी है कि आज राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, एक भी नेता ये बताने के लिए तैयार है क्या कि मैंने ये काम पूरे 5 साल में सरकार के साथ मिलकर किया? आज यहाँ पे सिर्फ जातिवाद, आज जहर घोलने के सिवाय आदित्य योगीनाथ जैसे लोगों को यहाँ बुलाकर क्या राजस्थान में दंगा करानी चाहती है भारतीय जनता पार्टी के नेता बुलाए जा सकते हैं? नहीं, पर उनकी भाषा देखिए ना, भाषा की संयमता देखिए। आप वहां पे से भी होता है, तेरा गोद क्या है, तेरा बाप क्या है, तेरी माँ क्या है, तू चोर है, तू माँ चोर है, तेरे नाना नानी चोर थे। इस प्रकार की भाषा है क्या? इस प्रकार की भाषा है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी है क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी बोले कि अच्छी है। बताइए, आपने विकास किया, विकास से वोट मांगू ना आप। चलिए दीक्षा जी आपके पास आना चाहूंगा, दीक्षा जी आपके पास आना चाहूंगा। विकास का मुद्दा गौण होता जा रहा है, आप लोगों ने काम किया है तो बिल्कुल गिनाए वही जाने। मुख्यमंत्री से मैं मान सकता हूं, अपने भाषण में वो विकास की बात करती हैं, लेकिन जिस लीडरशिप के भरोसे आप अपनी वेतनी पार करना चाहते हैं, जिनके भरोसे आप लोग बड़ी जंग लड़ना चाहते हैं और कहा उनका नाम लेकर के आप लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, उनके शब्दों में विकास का और दूसरी चीजें ज्यादा दिखाई दे रही है। चर्चा है दीक्षा जी, मैं बिल्कुल और मैं कोट करना चाहूंगा, आप कहना चाहिए आपके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो या फिर अमित शाह साहब हो, और जो अभी 5 दिवसीय दौरे पर आदित्यनाथ साहब आए हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उम्मीद जिस तरह की जनता कर सकती है, मैं वैसी जो चर्चाएं बता रहा हूं, एक आम चौराहे की चर्चा है कि मोदी साहब से ऐसी उम्मीद नहीं है कि विकास के मुद्दे से भटक के दूसरे मुद्दों पे चले जाएंगे। गौरव यात्रा में मैडम जिले में गई, आपको पता है हर एक विधानसभा में गई, हर एक विधानसभा में गई, एमएलए को बुलाया, वहां की समस्याओं को समझा और मार्कशीट, मैं ये कहूंगी खुद ने मार्कशीट 3 महीने चुनाव में बचे हैं, जब एमएलए से समस्या सुन रही है मुख्यमंत्री जी, कैसी बातें कर रही हैं? न्याय आपके द्वार, आपके जिला, आपकी सरकार, हर एक मैं तो विकास की, अरे मैडम मैं समय कम है, मैं आपको 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ। विकास की बात नहीं करती है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके नेताओं के शब्दों में क्यों नहीं झलक रहा, या तो विकास पे भरोसा नहीं है? अरे योगेंद्र जी, थोड़ा आपने सबको टाइम दिया, मुझे दीजिए टाइम दूंगा, लेकिन आप आइए ना। अच्छा, विकास की बात करिए, आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए। नहीं, विकास की नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ नेता के, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो, उनके भाषण से विकास नाम का शब्द गायब क्यों हो गया? भरोसा नहीं है इस पे? मैं जवाब देना चाहती हूँ, आप देने दो। बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि आपने मुझसे पूछा कि विकास का मुद्दा ऐसे गौण क्यों हो गया? मैं पूछ रहा हूँ गौण क्यों हो रहा है? जब अपोजिशन बात करती है तो वो ये कहती है कि सो कॉल्ड सांप्रदायिक दलों को हराना है, मिटाना है, क्योंकि वो बात करती है, वो कभी विकास की बात नहीं करती, जातिवाद की बात करती। सीपीजी ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे हक है जाति बताने का, प्रधानमंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। आपने बोला योगी जी क्यों आए, आप बोले योगी जी क्यों आ रहे? भाई हमारे पार्टी के हैं इसलिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसलिए आए हैं, तो ये तो कोई विषय नहीं है। और दूसरा, आप बार बार ये कहते हैं, आप ये देखिए इनके यहाँ पर कितने रेपिस्ट, कितने इनके एमएलए एमपीज रहे हैं, आपको भी नाम पता, हमें भी पता, जनता को भी पता है। आप चाहे बाबूलाल नागर की बात करें, आप मुझे, हमारी पार्टी के है ही नहीं, बाबूलाल नागर कहाँ बात कर रही है मैडम? अच्छा, आप मदेरणा जी आपकी पार्टी के नहीं थे? वो उन्होंने सजा भोगी है जो किया है। आप तो ये बताइए, फिर आपके मुख्यमंत्री ने कल ये कहा कि हमारी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने ये कहा कि वसुंधरा राजे जी झुक के नरेंद्र मोदी जी को पटा रही है।
जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शीर्ष नेतृत्व के सपने देख रहे हैं। अरे भाई अब जनता समझदार होगी। आपने विकास की बात करी क्या कल? आप तो कल की बात कर लो, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल आ गया, आपके तो महिलाओं को पटाने जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। आप उप मुख्यमंत्री के हाथ में राज्य को देंगे, राजस्थान को देंगे, राजस्थान की बेटियों को ऐसे हाथ में देंगे जो पटाने जैसे शब्दों पर बात करी है, जो आंख मारने की बातें करते हैं, जिनके प्रधानमंत्री के चेहरे तो आंख मारते हैं और जिनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि पटा रही है। राहुल गांधी तो संसद में बैठे बैठे आंख मार रहे हैं। क्या ये पटाने की बात कर रहे हैं? सारे लोग बलात्कार कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा महिला सुरक्षा की बात आप महिलाओं पर कर कैसे रही है और कांग्रेस के बूते आप ये बात कर कैसे रही है? हम तो विकास की बात करते थे, फिर घुमा रहे हैं। सवाल अभी आया है कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, देश का गृह मंत्री क्या बोल रहा है, देश की हमारी मुख्यमंत्री क्या बोल रही है, योगी आदित्यनाथ क्या बोल रहा है? इनकी भाषा अच्छी है क्या? इनकी भाषा अच्छी है क्या? बीजेपी का बल्ला लगा के देश का प्रधानमंत्री अपने शर्म आनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो देश की बात करनी चाहिए। यो एक किसी पार्टी का प्रधानमंत्री प्लीज मैं वाइंड अप करना चाहूँ। दीक्षा जी तो चलो सत्ता के महासमर में हमने बात की धौलपुर और करौली को लेकर के, हमने वहां के मुद्दों के साथ साथ यह भी देखा कि वहां कौन प्रत्याशी है, किस स्थिति में है, क्या होगा, 2013 में क्या रहा। समय कम है लेकिन हम एक ब्रीफ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है। तो चले एक नए जिले के साथ में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। सत्ता का महासमर में बस इतना ही आज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।